नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो 27 फरवरी को जिन्होंने पेपर दिया था, उनकी आंसर की बिल्कुल स्टिक और सबसे अनुभव के साथ, सबसे स्टिक और सबसे लेट में इसलिए लेकर के आया हूँ कि आपको एक साथ 50 क्वेश्चन आपके आज एनएसवर की आपको मिलने वाली है। अगर आपने रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो पेपर दिया था 27 फरवरी को, उसका आज एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मित्रों, मैंने खुद नहीं ये पेपर दिया है। लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बनावटी बना करके ले आ रहे हैं, सब अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर फेंक रहे हैं। बट आज की जो जानकारी मैं आपको एनएसवर की देने वाला हूँ, वो एनएसवर की आपके लिए बिल्कुल स्टिक और जो पेपर में आया है वैसे की वैसे क्वेश्चन आपको हूबहू आप आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपनी क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं, आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि लोगों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन इधर से उधर कहीं कुछ बना रखा है, कभी किसी का कुछ दे रखा है, गाय का भैंस के नीचे कर रखा है, भैंस का गाय के नीचे कर रखा है। बट मैं जो आज आपको आंसर की देने वाला हूँ, तो मैंने अपने खुद पेपर बन दे करके आया हूँ और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन सोच समझ करके मैंने अपनी बुक में उतारे और फिर आपके लोगों के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के करते हैं इस जो आपकी 27 फरवरी को लेवल फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था उसकी शुरुआत। एक एक करके मैं आपको हिंदी जीके ईवीएस सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, करते हैं इस आज के सेशन की शुरुआत। तो मित्रों देखिए, जो आपने पेपर दिया है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, कि राजस्थान में गर्मियों के दिनों के मौसम को क्या कहा जाता है। तो राजस्थान में गर्मियों में जो मौसम आता है उसको अलग अलग, राजस्थान में सभी मौसमों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो गर्मियों के अंदर जो मौसम आता है उसको क्या कहा जाता है? उन्हालो, स्यालो, चौमासा या रावलो। तो इनमें से मित्रों जिन्होंने भी, अगर उन्हालो ए ऑप्शन, ये यहाँ पर ए ऑप्शन है, बट आपके पेपर में हो सकता है वो डी पर भी हो सकता है वो सी ऑप्शन में हो। लेकिन जिन्होंने उन्हालो जिसने लिखा है उसका बिल्कुल 100% आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आप अपनी आंसर की आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आप सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये नहीं सोचना कि वहाँ तो डी था, यहाँ पर बी था, वहाँ पर सी था, तो ऐसा नहीं है। तो मित्रों, आप सिर्फ और सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। परिश्रम में उपसर्ग है, परिश्रम में उपसर्ग है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट है कि परिश्रम में उपसर्ग है। कोई तो आगे श्रम कर रहा है, कोई उसमें पारी कर रहा है, कोई उसमें सर्ग लिख रहा है। तो मित्रों, परिश्रम में उपसर्ग है वो परि उपसर्ग है। तो जो भी परि उपसर्ग करके आया है उसका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री पदबंध संज्ञा है, भारतीय प्रधानमंत्री पदबंध संज्ञा है। ये क्वेश्चन भी है वो आपको पूछा गया था। जिनको अगर दिमाग में ये आ रहा है जिनके, उनका ऑप्शन भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो भारतीय प्रधानमंत्री पदबंध संज्ञा है। भारत के प्रधानमंत्री पदबंध, संज्ञाबंध या क्रमबंध। तो मित्रों, जिन्होंने भी है संज्ञाबंध अगर ऑप्शन जिन्होंने किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। मिला लीजिए और लिख लीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं। आपको मिल रही है बिल्कुल स्टिक आंसर की, सबसे लेट सबसे तेज।
बहुत सारे ने ये बना बना के वीडियो डाल रखी है। भाई सही ऑप्शन दो। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप झूठे वीडियो बना बना करके अपनी यूट्यूब पर मत डालो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी आपको पेपर में पूछा गया था। तल्लीन का उपसर्ग है। तल्लीन का उपसर्ग है तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तय प्लस लीन, तत् प्लस लीन, या तालीन प्लस लीन, या तय प्लस लीन। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें सेम ऑप्शन है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना जो ऑप्शन सही जो पेपर में हम करके आए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो तल्लीन का जो उपसर्ग है वो मित्रों यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तत् प्लस लीन, तल्लीन का उपसर्ग क्या होता है? तत् प्लस लीन होता है। तो जिस भी विद्यार्थी ने तत् प्लस लीन जो करके आया है उसका 100% ऑप्शन है वो सही है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहना। मैं आज आपको कम से कम 50 क्वेश्चनों के आंसर की है वो आपको देने वाला हूँ। तो एक एक करके आप अपना मिलान है वो करते रहें। उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाली परीक्षा का जो रेशियो है वो भी यहाँ से निकल जाएगा कि कितने बच्चे स्टूडेंट हैं वो इस रीट के अंदर पास होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन भी है वो आपको अपने पेपर में है वो आया था मित्रों, और मैं खुद पेपर दे करके आया हूँ और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन है घर पे आते ही उतारे, फिर मैंने वेट किया और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर डाला, उचित समझा। तो राजा नगर में आए किस प्रकार का वाक्य है? बताइए, क्वेश्चन पूछा कि नहीं था? बताइए, क्वेश्चन आपको पूछा या नहीं पूछा था? राजा नगर में आए किस प्रकार का वाक्य है? पूर्व भूतकाल, वर्तमान भूतकाल, संपूर्ण भूतकाल या अर्ध भूतकाल? बताइए मित्रों, ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं था? आपके अनुसार क्या ऑप्शन आप है वो करके आए थे? मुझे कमेंट में करके बताया भाई आपका ऑप्शन क्या रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सही ऑप्शन करना था संपूर्ण भूतकाल। संपूर्ण भूतकाल, जिन्होंने भी संपूर्ण भूतकाल जिसने लिखा है उसका 100% है वो सही ऑप्शन है। घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेक्शन पक्का है आपका, ठीक है। तो मित्रों अभी मैं 1 से लेकर 15 तक जो मेरे दिमाग में थे 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है मैं आपको हिंदी के करवाने वाला हूँ। तो इसलिए आप हिंदी के क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं आपको जीके के भी कराऊंगा, पर्यावरण अध्ययन का भी करवाऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैंने जितने क्वेश्चन तैयार किए हैं ना वो आपको 100% करवाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बहुवचन है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सा बहुवचन है? आग, लोग, मनुष्य या किसान? तो बताइए इनमें से कौन सा बहुवचन है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है लोग, यानी आग है वो भी सिंगल। इसके बाद मनुष्य है वो भी यहाँ पर एक दिखा रखा है, किसान यहाँ पर भी है। तो लोग यानी लोग, अब लोग को लोग लिखा है तो लोग तो पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो यहाँ इनमें से जो बहुवचन है वो लोग है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 6, इनमें से पुल्लिंग शब्द है। इनमें से पुल्लिंग शब्द है, बताइए। किसान, मनुष्य, बादल या आग? इनमें से पुल्लिंग शब्द है वो आपका ऑप्शन, जिन्होंने भी आग अपनी उसमें लिखा है, आग जिसने ऑप्शन किया है उसका 100% ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा। तो मित्रों यहाँ पर आप ऑप्शन में मत देखना, आप अपने पेपर में जो ऑप्शन में करके आए हो उसको यहाँ पर आप करेक्ट
एनेस्वर देखो उसका कि क्या मैंने जो पेपर में किया है एक्चुअली यही किया है। यहाँ पर ऑप्शन में मैंने ऊपर नीचे कर रखा होगा, बट आपने अपने पेपर के अंदर कैसे लिखा है उस चीज़ को आपको नोट करना है। तो इसलिए मैं ऑप्शन का नाम पढ़ के बता रहा हूँ आपको, तो आप अपना उसमें दिमाग में बिठा लें, क्योंकि पेपर आपके पास भी नहीं है, पेपर मेरे पास भी नहीं है। मैंने भी अपने दिमाग से जो जितने क्वेश्चन मेरे याद रहे मैंने वो घर पे आकर के लिखे और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है आग, पानी, खेत या कर्षक। तो मित्रों यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है ये जिन्होंने भी कर्षक कर्षक जिन्होंने भी ऑप्शन में भरा है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने ऐसे ही फालतू में क्वेश्चन बना के डाल दिए तब भी मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर करना। मुहावरे का बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए क्वेश्चन आया या नहीं आया, मुझे ऑप्शन में ज़रूर बताना। आसमान से तारे गिनना, बहुत चतुर होना, उड़ती चिड़िया के पैर गिनना, अपने आप को बहुत तेज समझना। बताइए ऑप्शन क्या है। बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ है। तो जिन्होंने भी मित्रों उड़ती चिड़िया के पर गिनना जिन्होंने भी ऑप्शन में लिखा है उसका बिल्कुल करेक्ट और सही जाने वाला है। बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ है उड़ती चिड़िया के पर गिनना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जो रीड लेवल फर्स्ट सेकंड में जिन्होंने मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको अगले क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल सही और स्टिक आंसर की देने वाला हूँ। तो इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपके साथी जो रीड दे करके आए हैं रीड का पेपर, उनको अगर वीडियो फॉरवर्ड नहीं किया तो वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विष्णु की उपासना करने वाले को कहते हैं। विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। आशावादी, उदारवादी, वैष्णव या विष्णु के पुजारी। तो मित्रों विष्णु की जो उपासना करने वाले को कहते हैं वैष्णव। आपके ऑप्शन में था या नहीं बताइए। विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं वैष्णव। तो यहाँ पर है सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन वैष्णव। क्वेश्चन है अपना जो पेपर में आया था, किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी की बात को ज्यों का त्यों लिख देना कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है मित्रों। योजक चिन्ह, बोधिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, विराम चिन्ह। तो किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देना, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देना कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विराम जिन्होंने भी किया है विराम चिन्ह उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ज्यों की त्यों लिख देना उनमें से चिन्ह का प्रयोग होता है विराम चिन्ह का। तो जिन्होंने विराम किया है उसका 100% सही है। आप अपना पेन कॉपी ले लीजिए, लिखते रहिए ऑप्शन और फिर अपना दिमाग को लगाते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और क्या मेरिट लिस्ट के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या क्या मैं आपको ऑप्शन गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछा गया था। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, इनमें से हिंसक का अर्थ क्या है। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, इनमें से हिंसक का अर्थ क्या है। जंगल के निवासी हिंसक हिंसक करने वाले या जंगल विधेयक। तो मित्रों
जो जंगल के निवासी हैं वो हिंसक पशुओं से नहीं डरते, यानी आक्रमण करने वाले पशुओं से नहीं डरते, उसको क्या बोलते हैं? विधेयक। जिन्होंने भी विधेयक अगर ऑप्शन में भरा है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। 2 नंबर उसके 100% बन गए हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपको 12 है। मारिया मोंटेसरी ने कितने वर्ष के बच्चों पर फ्रिक्शन किया था? मारिया मोंटेसरी ने कितने उम्र के बच्चों पर फ्रिक्शन किया था? 4 से 6, 3 से 6, 5 से 7 या 4 से 5? बताइए, क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा था आपको? बिल्कुल पूछा गया है मित्रों। मैं खुद पेपर दे करके आया हूँ, इसलिए मुझे जितने क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे उतने क्वेश्चन मैंने है वो आप लोगों के लिए बनाकर तैयार डाल दिए हैं। तो मारिया मोंटेसरी है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर फ्रिक्शन किया था। तो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर है मित्रों। आपके पेपर में हो सकता है वो डी हो सकता है वो सी हो, बट पेपर के अंदर भी ये ए ऑप्शन में था। ठीक है, पेपर में भी ए ऑप्शन में था। 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर फ्रिक्शन है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 112 में धारा 84 कौन सा चालान किया जाता है? बताइए, किस पर चालान किया जाता है? मोटर वाहन अधिनियम 112 में 84 के तहत कौन सा चालान किया जाता है? किस चीज़ पर चालान किया जाता है? बिना लाइसेंस वाहन चलाना, दुर्घटनाग्रस्त चालान बनाना, बिना हेलमेट चालान बनाना, बिना रूल वाहन चालान बनाना। तो धारा 112 में 84 के अंदर है, अगर आपके पास आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप पर है वो कानून शिकंजा कसेगा। तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी किया है बिना लाइसेंस वाहन चलाना, उसका बिल्कुल 100% सही है। जिसका सही नहीं हुआ है उसका आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो सही हो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी सिलेक्शन 100% होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से राजस्थान में कुओं से सिंचाई करने का यंत्र नहीं है। पूछा गया था मित्रों, बताइए, नहीं पूछा गया था। इनमें से राजस्थान में कुओं से सिंचाई करने का यंत्र नहीं है। ड्रिप तंत्र, खाई से पानी चलाना, पाइप के द्वारा पानी देना, फुहारे से सिंचाई करना। बताइए भाई, बाकी के जो ये ऑप्शन है आप उनकी तरफ मत देखिए, आपका जो ऑप्शन सही आप करके है उसकी तरफ देखिए। ड्रिप तंत्र है वो राजस्थान में कुओं से सिंचाई करने का यंत्र नहीं है। डीप तंत्र से मित्रों जो पेड़ होता है उसकी जड़ों में सुइयों, जड़ों में कुछ यंत्र होते हैं, उनसे भरकर और उसमें कुछ खाद्य सामग्री मिलाकर उसको पेड़ की जड़ तक है वो फसल की जड़ तक पहुंचाई जाती है। तो डीप तंत्र है उससे राजस्थान में सिंचाई नहीं होती है। तो ए ऑप्शन में जिन्होंने भी ड्रिप तंत्र किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, ENVIS का पूरा नाम क्या है? आपको पूछा गया है पेपर में। ENVIS का पूरा नाम क्या है? EVM मशीन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी या इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन मशीन? तो बताइए आपने कौन सा ऑप्शन है वो सही करके आए थे। तो मित्रों जिन्होंने भी यहाँ पर डी ऑप्शन है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिन्होंने भी लिखा है उसका 100%, यानी मैं लिखित में दे रहा हूँ 100% सही ऑप्शन है। ENVIS का पूरा नाम है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन मशीन। अभी 70% बच्चों को तो यही पता नहीं कि पेपर में आया क्या था, मैं मतलब क्वेश्चन है क्या मेरे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब मैं 50 से
55 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और मैं भी एक पेपर दे के आया हूँ। तो कितने क्वेश्चन है मैंने याद किए हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन है और आप लोगों के पास दिमाग में आपके है तो मेरे कमेंट में ज़रूर डाल देना। मैं उसका आंसर आपको 100% है वो करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वीडियो के उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे लिंक में, वहाँ पर आप है बिल्कुल मेरे टेलीग्राम पर डाल सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन की पीडीएफ बना के डाल सकते हैं। आपको मैं आंसर ज़रूर बताऊंगा। तो ENVSI का फुल पूरा नाम है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी पर्यावरण जो सूचना देते हैं उनको बोलते हैं इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 16 है, मानव निर्मित घटक है। मानव निर्मित घटक है जलमंडल, स्थलमंडल, समूहमंडल या उद्योग। तो मित्रों जो जलमंडल है बिल्कुल मानव निर्मित है। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आपको कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। स्थलमंडल है यानी मानव के द्वारा बना, स्थलमंडल है ये भी मानव के द्वारा निर्मित है। समूह मंडल है ये भी बिल्कुल मानव के द्वारा निर्मित है। तो उद्योग है, उद्योग मंडल है ये मानव निर्मित घटक है। ये जो तीनों की तीनों चीज़ है ये मानव निर्मित घटक नहीं है। उद्योग है वो मानव निर्मित घटक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो मित्रों इसमें आपको बिल्कुल है वो ये क्वेश्चन आपका रिजेक्ट है वो किया जाएगा, क्योंकि अजयगढ़ किला किस दुर्ग में स्थित है। अजयगढ़ किला है वो किस दुर्ग में स्थित है, वो दुर्ग यहाँ पर तो मैं बिल्कुल आपके लिए सही ऑप्शन डाला हूँ, लेकिन पेपर के अंदर है वो लोहागढ़ है, वो नहीं था ऑप्शन में। लोहागढ़ है यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अजयगढ़ दुर्ग है वो अजमेर के अंदर लोहागढ़ के अंदर है वो स्थित है। सोनारगढ़ किला लोहागढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ किला में। तो जो अजयगढ़ दुर्ग है वो लोहागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। तो ये आपका क्वेश्चन है 100% है वो डिलीट होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है अजयगढ़ किला किस दुर्ग में है, ये क्वेश्चन आपका 100% डिलीट होगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर लोहागढ़ दुर्ग है वो था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जो आपको पूछा गया था कि शून्यवाद का सिद्धांत का संबंध किससे है। शून्यवाद का सिद्धांत का संबंध किससे है, नागार्जुन, सिलचर, हार्वर्ड या शंकराचार्य। तो मेरे जिन्होंने भी क्वेश्चन का ऑप्शन है वो सही तरीके से नागार्जुन जिन्होंने भी भरा है उसका 100% सही ऑप्शन है। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी तक 18 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवाए हैं मित्रों। 18 में से आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो खुद परीक्षा दे करके आया हूँ। 18 में से मेरे 16 क्वेश्चन है वो अभी तक सही हो रहे हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आपको बिल्कुल सटीक जानकारी है वो मिलने वाली है, तो आपको कहीं भी बाहर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी सूचना आपकी आंसर की मिल रही है आपको बिल्कुल सबसे तेज़ और सबसे सटीक आंसर की है वो लास्ट तक पूरे क्वेश्चनों की मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है मित्रों, निम्नलिखित में से या कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए मित्रों तो ये क्वेश्चन भी है वो आपका डिलीट होने की संभावना है। यहाँ पर ऑप्शन में जैसे मेघालय, यहाँ पर मेघालय नहीं था, वो यहाँ पर अरुणाचल था मित्रों, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल था। तो लद्दाख के अंदर भी है वो याक पाए जाते हैं, दार्जिलिंग में भी याक पाए जाते हैं मित्रों, और अरुणाचल के अंदर भी याक पाए जाते हैं। तो अगर इनमें से ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा याक है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल लद्दाख होने वाला था। ये क्वेश्चन भी है वो 100% डिलीट होने की संभावना है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो लद्दाख के अंदर है वो, इस क्वेश्चन के अनुसार लद्दाख में वो सबसे ज़्यादा याक पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है
जो बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? जूट की खेती है वो कौन सी ऋतु में की जाती है मित्रों? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या बसंत ऋतु? तो जूट की खेती है वो गर्मियों के दिनों में है वो की जाती है मित्रों। जिन्होंने भी ग्रीष्म ऋतु ऑप्शन में कर किया है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सॉरी बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो जूट की खेती है वो कब की जाती है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर है वो जूट की खेती की जाती है। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया था, अशोक स्तंभ में कितने शेर के मुंह होते हैं या कितनी दिशाओं में शेर के मुंह होते हैं? तो अशोक स्तंभ में कितने शेर के मुंह होते हैं वह कितनी दिशाओं में होते हैं? तो मित्रों अशोक स्तंभ में शेर के 4 मुख होते हैं और चारों दिशाओं के अंदर होते हैं, चारों दिशाओं के अंदर होते हैं। तो जिन्होंने भी 4 जो ऑप्शन में करके आया है उसका 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। मिठाइयों की बांटने की तैयारियां करना शुरू कर दो, मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दो। आपका रेट लेवल है, आज इस वीडियो को देख लोगे आपका रेट है वो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही बनने रहने वाले हैं। अभी तक अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को वीडियो लाइक और शेयर फटाफट कर दें। क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया था, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? रतौंधी, तपेदिक, रेटिना या रिकटस? तो मित्रों विटामिन डी की कमी से है वो रिकटस नामक रोग है वो हो जाता है। तो जिन्होंने भी रिकटस यानी यहाँ पर जो डी ऑप्शन है और अपने पेपर के अनुसार आपने अगर रिकटस ऑप्शन में भरा है तो आपका 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। तो साथियों ये जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ मैं कहीं से इधर उधर बाहर से कहीं से भी नहीं लेके आया हूँ, मैं खुद पेपर दे करके खुद पेपर बना के आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 मित्रों। तो इसके ऊपर आपको जो भी जानकारी मिलती है आपकी पेपर से रिगार्डिंग या आपकी जॉब से रिलेटेड जो आने वाली मेंस की जो तैयारी करेंगे उसके रिगार्डिंग भी है, आपको एक एक वीडियो है वो सिलेबस के अनुसार मिलने वाला है। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल के ऊपर विजिट जरूर करते रहना। चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके ऊपर आपको जो सूचना मिलती है या जो भी वीडियो मिलता है वो आपको 100% स्टिक और सही मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे गहरी बावड़ी इनमें से कौन सी है मित्रों? तो सबसे गहरी बावड़ी है वो कौन सी है? तो सबसे गहरी बावड़ी है वो कौन सी है? रानी जी की बावड़ी, आबानेर चांद बावड़ी, जयपुर की पन्ना बावड़ी या जादरा बावड़ी? तो मित्रों पेपर के अनुसार आपको पूछा गया था कि सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, तो सबसे गहरी बावड़ी है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मित्रों जिन्होंने भी आभानेरी चांद बावड़ी जिन्होंने भी किया है ऑप्शन में उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है वो और रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर गहरी बावड़ी पूछा है तो आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो सबसे गहरी चांद बावड़ी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 24 जो आपकी पेपर में पूछा गया था, राजस्थान का राज्य उत्सव, इतना इजी और आसान क्वेश्चन है, इनमें से भी बच्चों ने है वो 10% गलत करके आए। राजस्थान का राज्य पुष्प है उसको भी 10% है, लोगों ने 10% लोगों ने इसको गलत ऑप्शन किया है। राजस्थान का राज्य पुष्प है मित्रों खेजड़ी, बरगद, नीम या रोहिड़ा? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है मित्रों वो है आपका ऑप्शन है रोहिड़ा। जिन्होंने भी रोहिड़ा ऑप्शन किया है उसका 100% रोहिड़ा की। 10% बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है रोहिड़ा होता क्या है और कहाँ पर पैदा होता है। तो मित्रों राजस्थान के खेतों के अंदर है वो रोहिड़े के जो फूल होते हैं गुलाब, पीले, लाल
आ, जो भी उनको इसलिए राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोइडा घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था आपको बेघर का पर्यायवाची शब्द है, यानी बेघर का पर्यायवाची शब्द है आपका बड़ा घर, जिसके पास घर हो, छोटा घर होना या बिना घर के होना। तो मित्रों कौन सा ऑप्शन है वो आपके लिए सही है और कौन सा ऑप्शन आपने सही करके आया। यहाँ पर सीधा का सीधा पता लग रहा है कि बेघर का पर्यायवाची शब्द है, यानी बिना घर के होना। जिन्होंने भी बिना घर के लिखा है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही और 100% करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 ये पेपर के लिए आपके पेपर में बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। निम्न में से वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है कपड़ा, परिधान, पोशाक, हीना, मीना, दीना, कपड़ा, मशीन, लत्ता, पोशाक, हीना, ड्रेस। तो यहाँ पर जो नीचे वाले ऑप्शन है इनके ऊपर मत जाइए मित्रों, जो करेक्ट ऑप्शन है आपका उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। निम्न में से वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है तो कपड़ा, परिधान और पोशाक। एक आधा और शब्द था उसमें शायद चीर था, ठीक है, एक और था उसमें चीर था। तो जिन्होंने भी कपड़ा, परिधान, पोशाक, चीर जो ऑप्शन करके आया उसका 100% है वो सही ऑप्शन रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में पूछा गया था कि सन्यासी का विलोम शब्द इनमें से है कौन सा है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, गृहस्थ, वैरागी, श्रेष्ठ या सुलभ। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही आपको पूछा गया था मित्रों। तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है आपका गृहस्थ, उल्टा सन्यासी का उल्टा, यानी सन्यासी मतलब साधु संत वगैरह, और गृहस्थ यानी जो घरों में रहने वाले होते हैं और गृहस्थी जिसके पास होती है। तो सन्यासी का विलोम शब्द आपका हो गया गृहस्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी आपके पेपर में बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय, ये प्रत्यय, या प्रत्यय या एक प्रत्यय, बताइए। तो मित्रों भारतीय में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय, ये प्रत्यय या प्रत्यय या एक प्रत्यय। तो भारतीय यानी ये आगे लग रहा है तो आपको वहीं से समझ जाना चाहिए कि इसमें ये प्रत्यय जो भी ये प्रत्यय करके आया उसका 100% है वो सही रहने वाला है। अभी तक 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। 28 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही बन रहे हैं मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके भी दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है बट मुझे क्वेश्चन का पता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो पर आप कमेंट कर देना और मेरे टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर है वो 100% दूंगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 29 में पूछा था, इनमें से 5 का परम मित्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, 5वीं क्लास तक के बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो इनमें से 5 का परम मित्र है 3, 7, 4, 5, यानी 5 का परम मित्र है वो 5 ही है मित्रों। जो भी 5 करके आया है उसका 100% सही ऑप्शन है। 29 क्वेश्चनों में से आपके कितने हुए मुझे फिर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, अभ्यारण्य जहाँ जंगली मुर्गे पाए जाते हैं वह अभ्यारण्य जहाँ जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपने सही किया है मित्रों, बताइए। ताल छापर, केवलादेव अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य या माउंट आबू अभ्यारण्य। तो मित्रों देखिए
ये तो यहाँ पर भी आपको कॉमन सेंस यानी दिमाग थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत थी आपको, थोड़ा सा दिमाग है वो आपको लगाने की ज़रूरत थी। देखिए ताल छापर है ये समतल इलाका और ऐसी जगह है जहाँ पर जंगली मुर्गे हो ही नहीं सकते ना। केवलादेव अभयारण्य ये भी प्लेन एरिया है, सरिस्का अभयारण्य ये अलवर वाला ये भी है केवल, और माउंट आबू है ये पहाड़ी क्षेत्र जो सिरोही वाला है पहाड़ी क्षेत्र एरिया है, तो वहाँ पर है वो जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है कि ऑप्शन में ये डाल तो रखे हैं बट कहाँ हो सकते हैं। नहीं पढ़ा हो सकता है क्वेश्चन आपके दिमाग में आया नहीं हो, कभी आपने देखा भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा करके थोड़ा सा सट्टा भी अगर मारना होता है तो आप मार सकते थे। माउंट आबू अभयारण्य, जिन्होंने भी माउंट आबू अभयारण्य किया है उनका 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। मिठाइयाँ बांटो भाई, जिन्होंने भी आज मेरी जो ये क्लास देख लेगा वो 100% मिठाई का पात्र होगा और वो 100% मिठाई की तैयारी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन आपको मित्रों पूछा गया था पांडुपोल हनुमान मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मित्रों आपको तो आंख मीच करके ही बोल देना था कि पांडु लास्ट में कहाँ पर गए थे और कहाँ रहे थे। तो पांडुपोल है वो मित्रों कहाँ पर था, सीकर, बाड़मेर, बांसवाड़ा या अलवर। तो बताइए कहाँ पर था, कहाँ पर था नहीं कहाँ पर है। पांडुपोल हनुमान मंदिर है वो किस जिले में है मित्रों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन में अलवर जिन्होंने भरा है अलवर, उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मेरा ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका अलवर। ठीक है, अब रही बात कोई क्वेश्चन करवा रहा है 10, कोई करवा रहा है 5 मित्रों, कोई 10-15 लेकर के आया, कोई 30 लेकर के रहा है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूँ, इसलिए आपको एक साथ आपके रीट लेवल फर्स्ट के ना एक साथ 50 क्वेश्चन है वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, रीट के लेवल फर्स्ट के आपके 50 क्वेश्चन आपको कहीं पर भी एक साथ वीडियो में नहीं मिलने वाले। बड़े बड़े जो दुकानदार है ना जिन्होंने कोचिंग खोल रखी है, बड़े बड़े दुकानदारों ने, वो भी आपके 10-10 15-15 क्वेश्चन के साथ कर करके वो अपना मतलब दबदबा है वो आप लोगों तक कायम रखना चाहते हैं। बट यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन है वो एक साथ मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर 33 आपका, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार है वो मनाया जाता है मित्रों। को कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, होली, दीपावली, दशहरा या रक्षाबंधन। बताइए पेपर के अनुसार है या नहीं, पेपर के अनुसार आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मित्रों कार्तिक अमावस्या को है वो दीपावली का त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अपना दीपावली। दीपावली जिनने भी अपने पेपर में किया है उसका 100 में से 100% है वो सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 जो पूछा गया था आपको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, एडविन बज, आल्ड्रिन, कॉनराड या चार्ल्स। तो मित्रों नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद दूसरा चांद पर जाने वाला एडविन बज था। तो जिन्होंने भी एडविन बज ऑप्शन में जो किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ एकदम आपको बिल्कुल सटीक और शानदार आंसर की के साथ करवाने वाला हूँ, किसी से उठाव पटकी नहीं है मित्रों। ये खुद अपना मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है।
27 फरवरी को जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है मित्रों। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली कौन सी है? मालवी, मंडियाली, मगही या ढूंढाड़ी? तो मित्रों मालवी बोली है वो राजस्थान की नहीं है, मंडाली बोली है वो भी राजस्थान की नहीं है, मगही बोली है वो भी राजस्थान की नहीं है। तो ढूंढाड़ी भाषा है वो मित्रों राजस्थानी एक बोली है जो जयपुर में बोली जाती है। जिन्होंने भी ढूंढाड़ी भाषा लिख के आया है वो उसका ऑप्शन 100% सही जाने वाला है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका मित्रों 36 है। यहाँ पर बछेंद्री पाल ने माउंट आबू पर चढ़ाई कब की थी? बछेंद्री पाल ने माउंट आबू पर चढ़ाई है वो कब की थी? 23 मई 1986, 23 मई 1989 मित्रों, 23 मई 1984, 23 मई 1994। तो बताइए आपने कहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही किया? बछेंद्री पाल ने माउंट आबू पर चढ़ाई कब की थी, बताइए। लगभग 55% स्टूडेंटों का ऑप्शन गलत करके आए हैं, लगभग 55%। तो बछेंद्री पाल ने है मित्रों माउंट आबू पर चढ़ाई है वो सी ऑप्शन यहाँ पर अपना रहने वाला है। 23 मई 1984 को है वो चढ़ाई की थी और यहीं पर इसको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा भी गया था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपको आगे परीक्षा आती है उसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था, तो उसमें डेट नहीं है मित्रों। 1984 के अंदर है वो पद्मश्री अवार्ड से बछेंद्री पाल को नवाजा गया था। यहाँ पर आपका 23 मई 1984 ऑप्शन है वो जिन्होंने किया है उसका 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 37 है। पेपर में पता नहीं आपका कितना सीरियल नंबर होगा, बट निम्न में से राजस्थानी बोली नहीं है। ये भी एक आपको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है मित्रों, बहुत इजी क्वेश्चन है। बागड़ी बिल्कुल राजस्थानी बोली है साथियों। मारवाड़ी ये भी राजस्थानी बोली है मित्रों। हाड़ौती ये भी राजस्थानी बोली है। जो मैथिली बोली है वो राजस्थानी बोली नहीं है। जिन्होंने भी मैथिली ऑप्शन में भर के आया है उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाने वाला ऑप्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मित्रों 38, कौन सी राजस्थानी भाषा राजस्थान के बाहर बोली जाती है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। कौन सी भाषा राजस्थान के बाहर सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बताइए कौन सी भाषा है वो राजस्थान के बाहर सबसे ज़्यादा बोली जाती है? राजस्थानी भाषा, शेखावाटी, हाड़ौती, वागड़ी या मारवाड़ी? तो मित्रों जहाँ कोई नहीं वहाँ मारवाड़ी होई, जहाँ कोई नहीं वहाँ मारवाड़ी ज़रूर होए। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर आलू सरदार और मारवाड़ी नहीं मिलेंगे। तो राजस्थान के बाहर है सबसे ज़्यादा मारवाड़ी भाषा है वो बोली जाती है, दूसरे राज्यों में भी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। अस्पताल के बाहर डीपी शोर कितना प्रतिशत नापा जाता है? यानी अस्पताल के आसपास है वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो डीपी शोर है वो कितने प्रतिशत नापा जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने 45% करके यार, बड़े बड़े जो कोचिंग वाले हैं वो भी इसको 45% ही बता रहे, बट 45 नहीं है मित्रों। अस्पताल के बाहर है वो डीपी जो डेसी
पॉइंट है वो आपका 65% नापा जाता है। कौन है? तो मित्रों, अस्पताल के अंदर जो डेसी पॉइंट नापा जाता है वो कितना होता है आपका? 65%। आसपास का जो शोर होता है वो 65% के लगभग नापा जाता है। जिन्होंने भी 65% जिन्होंने किया है उसका 100% ऑप्शन है वो सही ऑप्शन रहने वाला है। तो मित्रों, कुछ समय ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ पेपर की, तो आप लोग ज़रूर अपना ऑप्शन है वो देखते रहिए। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व सामग्री होती है, तो भाषा शिक्षण होता है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण यानी कम जो खर्चा होता है वो किसका होता है, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण सामग्री होती है टेलीविज़न, स्लाइड, कंप्यूटर या मानचित्र। तो मित्रों, जिन्होंने भी ऑप्शन डी है वो करके आए हैं, मानचित्र है वो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व सामग्री होती है। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। मानचित्र की बात कर रहा हूँ, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व सामग्री होती है वो आपका मानचित्र होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 41 यानी 41 में पूछा गया था आपको, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन थे? सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन थे, बताइए। डी एलन, सिल्सर, हार्वर्ड या चार्ल्स? तो मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन थे? चैनल पर अब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास जो भी फाइनल आंसर की आने वाली होगी मैं उसका वीडियो एक बार फिर बना करके आप लोगों की डालूंगा। यहाँ पर जो मैंने 50 से 55 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखते ज़रूर रहना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन थे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन है वो डी एलन जिन्होंने ऑप्शन में लिखा है, गोला भर के आया है, उसका 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42। तो साथियों, बहुत सारे जो यूट्यूब वाले हैं उन्होंने कोई ने 5 क्वेश्चन डाल के बोल रहा है कि सबसे स्टिक सबसे अच्छी जानकारी, सबसे पहले आपको जानकारी पेपर का एनालिसिस। अरे भाई, कम से कम स्टूडेंटों को 50 से 60 क्वेश्चन तो दीजिए ताकि वो अपना पेपर है वो अच्छी तरीके से मिला सकें। तो आज जो आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन मैं 50 से 55 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे और आप अपना रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं कि मेरा इतने क्वेश्चन तक है वो सही रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका 42 है, लीलावती पुस्तक के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्या आपको यही क्वेश्चन है वो पूछा गया था, लीलावती पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बताइए, लीलावती पुस्तक के रचयिता कौन थे? नागार्जुन, शिलचर, हार्वर्ड या भास्कर द्वितीय? हाँ मित्रों, अब आपकी ऑप्शन दो खटक रहे और दोनों ही ऑप्शन है वो आपको अलग अलग क्वेश्चनों के अलग अलग इसी रीत के अंदर आपको अलग अलग क्वेश्चन में पूछा भी गया है। आगे आएगा, लीलावती पुस्तक के जो रचयिता है मित्रों कौन थे? बताइए मुझे ऑप्शन। इस क्वेश्चन के ऑप्शन का मैं आपको कमेंट में इंतजार जरूर करूँगा। लीलावती पुस्तक के रचयिता कौन थे? चलिए, लीलावती पुस्तक है उसके रचयिता है वो मित्रों जिन्होंने भी भास्कर द्वितीय यानी भास्कर सेकंड जो भी अपने पेपर में करके आया उसका है वो 101% सही ऑप्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही ऑप्शन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट करना कि आपने कुछ क्वेश्चन के गलत ऑप्शन बताए। नहीं मित्रों, मैं जो जितने भी क्वेश्चन को
ऑप्शन आपको करवा रहा हूँ वो 101% स्टिक जानकारी, स्टिक आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ। 42 यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से बकरी की नस्ल है। तो मित्रों, बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है? मूरा यानी ये तो भैंस की नस्ल है, मेमना यानी भेड़ की नस्ल है, साहीवाल ये भी गाय की नस्ल है, जमनापुरी, जमनापुरी है मित्रों बकरी की नस्ल है। जमनापुरी है वो आपकी बकरी की नस्ल है। मूरा आपकी भैंस की नस्ल हो गया, मेमना आपकी भेड़ की नस्ल है, भेड़ के बच्चे को बोलते हैं सॉरी, और साहिवाल है वो आपकी गाय की नस्ल है, जमनापुरी है वो बकरी की नस्ल है। तो जो भी जमनापुरी पेपर में करके आया है उसका 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, बाकी के व्हाट्सएप के ऊपर डाल दो, सारे के सारे क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप के ऊपर है, वो डलवा लो। और जिनके भी स्टूडेंट का आपके पास कमेंट आता है उनका सारों का कमेंट है वो व्हाट्सएप के ऊपर तैयार करो, उनका आंसर की है मैं अपने आप बना के डाल दूँगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो आपको पूछा गया है निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो ये आप है वो थर्ड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। निम्न में से सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। शुक्र, बुध, शनि, बृहस्पति। अगर ये भी आपने गलत कर दिया है तो आप सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि किसी ने गलत किया हो, ये कॉमन सबके लिए 100% सही क्वेश्चन है। तो निम्न में से सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति ग्रह। जो भी बृहस्पति ग्रह करके आए हैं उनका ऑप्शन है वो 100% सही ऑप्शन है। तो मित्रों, आपके लिए ये क्वेश्चन है बहुत ही मेहनत और बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस और बिल्कुल सही आंसर की आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो है वो तैयार किया है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 45। आपकी मम्मी के भाई की मम्मी आपसे आपकी नहीं आपसे क्या रिश्ता है? आपका क्या रिश्ता है? आपकी मम्मी के भाई की मम्मी से आपका क्या रिश्ता है? मौसी, मामी, चाची, नानी। ये क्वेश्चन आँख मीच के करने वाले क्वेश्चन थे। तो क्या रिश्ता है बताइए। जिन्होंने ऑप्शन में अपनी नानी ऑप्शन करके आया है या फिर दोहिती दोहिता यहाँ पर, या दोहिता या दोहिती होता तब भी ऑप्शन आपका सही जाता, लेकिन जिन्होंने भी नानी ऑप्शन में सही करके आया है वो उसके 100% क्वेश्चन है वो 2 नंबर बिल्कुल उसके करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। अफीम में पाया जाता है। तो मित्रों, अफीम में क्या पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है वो अफीम के अंदर है वो पाया जाता है? बताइए मुझे, कौन सा पदार्थ है वो अफीम के अंदर पाया जाता है? ये आपके पेपर में बिल्कुल पूछा गया था। अफीम के अंदर है कौन सा पदार्थ है, कौन सा लिक्विड पदार्थ है वो पाया जाता है? बताइए। निकोटीन, डोल्फिन, टोफिन या मॉर्फिन? बताइए। मॉर्फिन,
तो अफीम के अंदर है वो मॉर्फिन है वो पाया जाता है। निकोटीन है ये तंबाकू के अंदर पाया जाता है, बाकी का इनका आप देख लेना। अफीम में पाया जाता है आपका मॉर्फिन। जिन्होंने भी वो मॉर्फिन ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। अरे कहाँ क्वेश्चन नीचे लाओ भाई, स्लाइड को नीचे लाओ, नीचे नीचे थोड़ा नीचे करो भाई। यस यस, हाँ यहीं पे सेट करो। हाँ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 दिया हुआ है। पर्वतारोहणियों के लिए आवश्यक किट इनमें से कौन सा है। यानी पर्वत पर जो चढ़ाइयाँ करते हैं, पर्वत के ऊपर जो पिकनिक करते हैं, जो घूमने जाते हैं, या पर्वतारोहण जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, उनके लिए आवश्यक किट है इनमें से कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट, कपड़े या आने जाने के लिए साधन। पर्वतारोहणियों के लिए आवश्यक किट इनमें से कौन सा है। तो मित्रों बताइए कौन सा है वो। आप ऑप्शन सही करके आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पर्वतारोहण पर जो चढ़ाई करने वाले होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है वो होना बहुत आवश्यक होता है। हो सकता है ज़्यादा जहाँ पर चढ़ाई, जैसे जैसे चढ़ाई ऊंची चढ़ती चली जाएगी वहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पड़ती है। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ऑप्शन में जिन्होंने भी किया है उसका 100% मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। प्रौद्योगिक प्रायोगिक नहीं है ये, प्रौद्योगिक है ये। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था। यानी प्रायोगिक के परिस्थिति तंत्र है शब्द किसने दिया था। हार्बर ने, सिल्चर ने, मोकल ने या हैकल ने। तो परिस्थिति तंत्र शब्द है वो किसने दिया था मित्रों। क्या नाम था वैज्ञानिक का, बताइए। आपने क्या किया पेपर में, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन के अंदर है वो हैकल जिन्होंने किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। अभी तक 48 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं मित्रों। 48 में से आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं मुझे कमेंट में टोटल ज़रूर बताएं। और उसके बाद अभी तक अगर आपने ड्रीम क्लास, क्या मित्रों, ड्रीम क्लास 101 को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ड्रीम क्लास 101 को ज्वाइन कर ले, ताकि अभी होने वाले अगले मेंस जो परीक्षा होगी उसमें आप लोगों के लिए बहुत शानदार वीडियो इस चैनल पर मिलने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 49 मित्रों आपके सामने स्लाइड पर है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। बहुत दिनों से आप तैयारी करते आ रहे हैं, बहुत दिनों से इनके बारे में पूछा है, बट इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, दक्षिणी अरावली जोड़ दिया। यहाँ पर आपको सीधा भी पूछ सकता था कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। यहाँ पर सिर्फ दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको जोड़ दिया है, तो इसमें आपको ज़्यादा सी दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऑप्शन में क्या रहने वाला है, गुरु शिखर, शेर, शेरगढ़ या अचल। बताइए दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपने कौन सा ऑप्शन है वो अपने पेपर में सही किया है। तो जिन्होंने भी गुरु शिखर है वो ऑप्शन में टिक किया है तो उसको 2 नंबर है वो मिलने वाले हैं। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वप्रथम राजस्थान में सीमेंट का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, जो लेवल सेकंड के
सेकंड पारी में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। सर्वप्रथम राजस्थान में सीमेंट का कारखाना वो कहाँ पर स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो मित्रों, चित्तौड़गढ़ 1986, नागौर 1945, पाली 1977, लाखेरी बूंदी 1915। तो मित्रों, ये तो बहुत दिनों से इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ते आ रहे हैं जी। इसका भी ऑप्शन है बिल्कुल आपको सही करना सही था। तो राजस्थान में सबसे पहले है सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर है वो 1915 में स्थापित किया गया था। जिन्होंने भी लाखेरी बूंदी 1915 किया है उसका 100% सही ऑप्शन जाने वाला है। 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए लेते हैं लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 51, ये भी फर्स्ट पारी लेवल फर्स्ट के लिए पेपर में पूछा गया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस समझने की आपको ज़रूरत थी। सुनना बोलना में सबसे अंतिम कौन सा है? यानी सुनना बोलना और सॉरी यहाँ पर एक और था लिखना, ठीक है, लिखना। तो सुनना बोलना लिखना सबसे अंतिम कौन है? पेपर के अंदर ही आपका आंसर है वो छुपा है, इसी क्वेश्चन के अंदर ही आपका ऑप्शन है। अंतिम पूछा है तो अंतिम अपना क्या था? लिखना। बोलना, सुनना, सीखना, लिखना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन में लिखना सही किया उसका 100% है वो सही ऑप्शन जाने वाला है। तो मित्रों, 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कि आपको 50 क्वेश्चन एक साथ कहीं पर भी मिले हो तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन मैथ के क्वेश्चन और संस्कृत के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।